सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज के हमारे डॉ डॉ 17 को कंटिन्यू करते हैं। 17th लेक्चर है ये हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग का। सो आई होप आप अगर कोई नया बच्चा आज हमारे साथ जुड़ा है सो प्लीज़ दे कैन गो बैक एंड वो वॉच ऑल द 16 लेक्चर्स दैट आर देयर ऑन आवर यूट्यूब स्लीपी क्लासेस चैनल। और उसके बाद अगर मैं इस हमारे इनिशिएटिव के बारे में बता दूं, सो यहाँ पर हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं रोज़। उसमें हम डेली का एक आंसर लिखते हैं आपके साथ। वैसे तो ये सारे लेक्चर्स लाइव होते हैं, पर क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और उसके साथ साथ क्योंकि इनएक्सेसिबिलिटी है हमारे स्टूडियो में, जिसकी वजह से अब से ये कुछ टाइम के लिए लेक्चर्स रिकॉर्डेड आएंगे। सो जो पहले वाले लेक्चर्स हैं वो सब लाइव लेक्चर्स हैं, जिसमें हम रियल टाइम जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको लेते थे। एक या दो लेक्चर अभी के लिए रिकॉर्डेड आएंगे और उसके बाद जो लेक्चर्स हम लाइव ही कंटिन्यू करेंगे, जहां पर आप अपने रियल टाइम में डाउट्स और क्वेरीज को पूछ सकेंगे। सो रोज़ का हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें वो पूरा डिटेल में होता है कि कैसे हम उसको स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे, कैसे उसमें फ्लो और कॉन्टिन्यूटी लेके आएंगे, उसमें कंटेंट को कैसे हम समराइज करेंगे विद इन द गिवन प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और हम सिर्फ एक क्वेश्चन को ही अराउंड 30 मिनट्स के लिए डिस्कस करते हैं, ताकि हर बच्चा जो कि नया है, बिगिनर है अपने आंसर राइटिंग में और जो कुछ टाइम से आंसर्स लिख भी रहा है, उसको पूरी डिटेल में समझ आए जाए कि क्या गलतियां कर रहा है वो, या किस तरह से हम बेहतर आंसर्स को लिख सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है तो प्लीज़ आप फर्स्ट लेक्चर से देखना भी उसको भी शुरू कीजिए और जैसे जैसे हम आंसर्स लिखते जा रहे हैं हमारे साथ जुड़िए। आपको लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देखिए, अगर मैं हमारा इसके साथ साथ एक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स भी चल रहा है, जहाँ पर हम रोज़ आपको 2 क्वेश्चंस देते हैं लिखने के लिए और उसके साथ उसकी पूरी डिटेल्ड इवैल्यूएशन बताते हैं हम आपको कि कैसे आप उस आंसर को अपना बेहतर कर सकते थे। वो कोर्स इसलिए चलाया गया है कि जैसे अभी तो ये वन वे है हमारा पूरा कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जैसे वहाँ पर आप फिर उस कोर्स के अंदर आप अपने आंसर्स को हम तक भेज सकेंगे और हम आपको अपने आपके आंसर्स को चेक करके बता सकेंगे कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कई बार होता है कि कई बच्चे मेंस लिखते रहते हैं, एक या दो मेंस लिख लेते हैं, पर क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि उनकी लैकिंग कहाँ है, उनको ये लगता है कि मेंस के आंसर्स उनको लिखने आते हैं, पर कई बार कुछ बच्चे कोई बहुत ही टेक्निकल फंडामेंटल मिस्टेक्स करते हैं और उनको एक गाइड चाहिए होता है उनको बताने के लिए कि ये चीज़ कैसे इंप्रूव की जा सकती है। उसी के लिए है ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स। ये 24 डेज़ के लिए है। इसमें हम आपको 48 क्वेश्चंस देंगे, 2 क्वेश्चंस पर डे, और उसकी पूरी डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगी। और उसके साथ साथ जो भी आपके मॉडल आंसर्स रहेंगे वो भी पूरे मॉडल आंसर टू द मार्क होंगे, विद इन द वर्ड लिमिट होंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि विद इन द वर्ड लिमिट हमको आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर आप कहीं और भी अपनी टेस्ट सीरीज लेंगे मेंस की या कोई भी आंसर राइटिंग कोर्स लेंगे, तो उसमें जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट से होते हैं, पर जब तक आप विद इन द वर्ड लिमिट आंसर्स नहीं देखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हाउ टू राइट एफिशिएंट आंसर्स। और इसमें आपके पास 2 लाइव डाउट सेशंस भी रहेंगे, जहां पर आप रियल टाइम में हमारे साथ अपनी डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है ये, 6000 का है ये पूरा कोर्स। अगर आप कहीं भी और ये कोर्स लें तो अराउंड 20,000 का है, पर जैसे आपको पता है कि हम बहुत ही लो कॉस्ट में बिलीव करते हैं पर हाई क्वालिटी में बिलीव करते हैं, और उसके साथ साथ कि ज़्यादातर बच्चे जो भी लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, बच्चे जिनके पास इतनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं है, उनके लिए भी है ये कोर्स। सो इन केस इफ़ एनीबडी इज़ प्लानिंग, सो ये जो हमारा कोर्स है ये फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे, जो अभी परसों आएगा मंडे, उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा तब से शुरू हो रहा है। सो इफ एनीबडी इज प्लानिंग फॉर दिस देन दे कैन कम्युनिकेट विद अस, या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अवर टीम विल रीच टू यू। सो आइए, अगर हम सबसे पहले आज के क्वेश्चन की बात करें तो ये सोशल इश्यूज पे भी मान सकते हैं क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो कि GS1 सोशल इश्यूज का पार्ट है, कि डिस्कस इश्यूज फेस बाय ट्राइबल्स इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू डील विद द सेम। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले, तो देखिए, सबसे पहले वो ये पूछ रहे हैं कि फेस क्या कर रहे हैं इश्यूज ट्राइबल्स। तो इसके लिए देखिए, आप सीधा ट्रैक, क्योंकि आप इश्यूज तो डिस्कस नहीं करने लग जाएंगे, पहले आप एक इंट्रोडक्शन देंगे जहां पर आप थोड़ी डिटेल में 2 या 3 लाइंस अपने
ट्राइबल्स के बारे में बताएंगे कि ये क्या है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अब जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे, आपने कोशिश करनी है कि आपकी इंट्रो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 टू 40 वर्ड्स की हो, इससे ज़्यादा ना हो। जब भी आप अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा लंबा करेंगे, ओवर राइट करेंगे, तो क्या होगा कि आप अपने जो वर्ड लिमिट है उसके साथ खिलवाड़ कर लेंगे और जो पॉइंट्स आपको मेन इश्यूज़ में लिखने हैं, जहाँ पर इतने वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होंगे इश्यूज़ के पार्ट में, वो आप खा जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि इंट्रो पूरी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और विद इन द 1340 वर्ड्स रेंज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये आपने कोशिश करनी है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे रोज़ के मेंस आंसर राइटिंग हम चलाते हैं, जो रोज़ आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कुछ घंटे पहले हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट कर देते हैं। तो इन केस आप उस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी हम रोज़ क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसका खुद से स्ट्रक्चर फ्रेम कर लीजिए हमारे लेक्चर के पहले, और उसके साथ साथ उसमें जो आप कंटेंट पॉइंट्स लिखेंगे वो भी आप अपना लिख के बैठिए, ताकि जब हम आपके साथ आपका आंसर डिस्कस करेंगे तो आप उसके साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकें कि कहाँ कहाँ मैं अपना इंप्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ। तो ये आपको लॉन्गर रन में जब आप प्री क्लियर कर लेंगे या कभी तो आप मेंस देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट है मेंस आंसर राइटिंग, जो काफ़ी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो साल दर साल मेंस में फेल होते रहते हैं। सो आइए, इंट्रो की हमने बात कर ली, इसमें 2 या 3 लाइंस देंगे ट्राइबल्स के बारे में। फिर हम जैसे पूछा गया है इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं इस ट्राइबल्स को लेके। उसमें भी हम अपने प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम अपने कंटेंट को, हम अपने पॉइंट्स को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन होगी उतने ज़्यादा हमको नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर हमने बताने हैं मेजर्स। अब देखिए, जब हम इंट्रो से इश्यूज के बाद पे मूव कर रहे हैं, फिर इशू से मेजर्स में मूव कर रहे हैं, तो हम बीच में कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, कि प्रॉपर हमारे पास एक कंजक्शन लाइंस हो, जिससे क्या होगा कि हम जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ्स में मूव कर रहे हैं या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में मूव कर रहे हैं, तो प्रॉपर फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी आए हमारे आंसर्स में। तो देखिए, जितने आपके आंसर में प्रॉपर फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी हुई होगी, जितना आपका आंसर होमोजीनियस लगेगा, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, और ये सब भी प्रेजेंटेशन में ही काउंट होता है। तो जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं, हमारे साथ लिख रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखें, जो एक कंप्लीट आंसर हो। ये नहीं करना कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप सीधा अपने बॉडी में पॉइंट्स डालते जा रहे हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। जितना आपका आंसर वेल फ्रेम्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल प्रेजेंटेड होगा, तो मान लीजिए अगर आपके पास कंटेंट की थोड़ी कमी भी है, तब भी आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे उन बच्चों को मुकाबले जिनके पास कंटेंट तो बहुत है पर उनको स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन का अंदाज़ा नहीं है। तो इस आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स में भी हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं, और जो हमारे रोज़ के डेली लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें भी हमारा पूरा फोकस रहता है कि आप कैसे अपने आंसर्स को कंटेंट से जुड़ के, प्रेजेंटेशन से जुड़ के और स्ट्रक्चर के बीच में रह के कैसे आप एक अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। और मैं ये एज अ टीचर और या फिर रिप्रेजेंटेटिव स्लीपी क्लासेस नहीं बात कर रहा, काफ़ी अच्छा ये काम चल रहा है। सो प्लीज़, अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। इन द लॉन्गर रन आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो मेजर्स को लिखने के बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे ये जो हम इसमें, जैसे हम बात करेंगे कि पंचशील जब मॉडल दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो कैसे आज के टाइम में हम यूज़ करके इनका सुधार कर सकते हैं ट्राइबल्स का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे। आई होप आपको इस आंसर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि इस आंसर को हम किस तरह से स्ट्रक्चर में डालेंगे। उसके बाद जब आपको स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन करनी आ जाए किसी भी आंसर की, उसके बाद सिर्फ उसमें कंटेंट हमको भरना होता है। जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी रेलेवेंट इतने सालों में हमने पढ़ा है, वो हमको कंटेंट पता होता है, वो इन 2 चीज़ों में डालना होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ आंसर राइटिंग की, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं: कंटेंट, प्रेजेंटेशन और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर। देखिए, अगर कोई भी बच्चा प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है तो ये मान के चलिए उसको कंटेंट की रेलेवेंट नॉलेज है, उसने उतनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो उसको एक आंसर में लिखने के लिए चाहिए हो। पर बच्चे मार्क कहाँ पे खाते हैं? सो दे फेस द डिफिकल्टी इन बोथ दिस थिंग्स विच इज़ स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन।
तो जब आपका हाथ स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन में बैठ जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर को करना है, कैसे प्रेजेंटेशन को फ्रेम कर सकते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग सबसे ईजिएस्ट पार्ट है हमारा यूपीएससी पूरे जर्नी का। और इसकी जो रिटर्न्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर करना आ गया कि इनको फ्रेम कैसे करना है, तब उसके बाद कंटेंट भरना बहुत ही ईजी है। और बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपने विद इन द वर्ड लिमिट, अगर वर्ड लिमिट 250 है या वर्ड लिमिट 150 है, तो उसके हिसाब से ही आपने अपने पॉइंट्स को उस आंसर में डालना है। अगर आपको मान लीजिए कि 5-10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर कंटेंट के होंगे और 5 नंबर आपके स्ट्रक्चर प्लस प्रेजेंटेशन के होंगे। बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना पूरा फोकस सिर्फ इस कंटेंट के पार्ट पे ही लगा देते हैं और अपना फोकस इस स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के पार्ट से हटा लेते हैं। पर आपने जब भी आंसर राइटिंग करनी है, कंटेंट, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन तीनों को एक साथ में लेके चलना है, और वही चीज़ हम आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग में सिखाते हैं रोज़। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूं, तो ये 4 डेज अ वीक आता है इनिशिएटिव, मंडे टू थर्सडे। कई बार अगर बीच में कभी हमारा लेक्चर मिस हो जाए, तो वो हम फिर वीकेंड्स पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से पिछले कुछ लेक्चर्स हम मिस कर गए थे, उसकी वजह से आज हम सैटरडे को आपका लेक्चर लेके आए हैं। आगे चल के हम कोशिश करेंगे जब आपका प्री हो जाएगा और मेंस आएगा, तो ये 7 डेज अ वीक हम इनिशिएटिव कर देंगे। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। इफ यस, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। उससे क्या होता है कि हमको पता लगता है दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और जो हम मेहनत कर रहे हैं इतनी आपके लिए, वो आप तक पहुंच रही है। सो आइए आज का हम क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पहले हम बात करेंगे ट्राइबल्स क्या है अपने इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहली लाइन हम ये एग्जामिनर को बताएंगे कि जो ट्राइबल्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 8.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, एंड बट दे एग्जिबिट सिग्निफिकेंट, जस्ट अ सेकेंड, बट दे एग्जिबिट सिग्निफिकेंट क्रूशियल रोल। कि हम मानते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 8.6% है, पर उसके साथ साथ उनका जो रोल है वो बहुत क्रूशियल है। किन किन चीज़ों में? लाइक कल्चर प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एंड दे प्रोवाइड डाइवर्सिटी टू अवर इंडियन सोसाइटी। तो देखिए, हमने 2 लाइंस में उनको बता दिया, एग्जामिनर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ट्राइबल्स के बारे में कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है और उनका क्रूशल रोल क्या है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई भी फालतू बातें लिखने लग जाएं और आप 40 से 50 वर्ड सिर्फ यहीं पे ले लें अपने इंट्रोडक्शन में, तो आप जो डिमांड है क्वेश्चन की, उससे भटक जाएंगे। आपने जमा इंट्रोडक्शन में टू द पॉइंट बात करनी है और कोई भी फालतू बात नहीं करनी, उतनी बात करनी है जितनी इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए। और यही चीज़ मैं आपको रोज सिखाता हूँ कि कैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। तो ये 2 लाइंस हो गई हमारे इंट्रोडक्शन के लिए। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि ड्यू टू देयर कल्चरल आइसोलेशन and changing times, several issues have caught up the lives of tribals such as। तो देखिए, अगर हम इस लाइन के कंपेयर में ये लाइन लिख देते, the issues faced by tribals are। देखिए, एक तो ये लाइन है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स इसमें हमारे यूज हुए, और जो हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी है इसमें हमारे अराउंड 17 वर्ड्स यूज हुए हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 6 के मुकाबले 11 वर्ड्स हमारे ज़्यादा यूज हुए हैं, पर आप ये देखिए कि इस लाइन और इस लाइन में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप ऐसी कुछ लाइन्स लिखेंगे अपने आंसर्स में, तो उससे क्या होगा कि ये कंजंक्शन लाइन्स आपके जो इंट्रोडक्शन से जब हम बॉडी के लिए मूव कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लो और कॉन्टिन्यूटी आपके आंसर को प्रोवाइड कर देगी। और जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता जाएगा, उसको कहीं भी ब्रेक या रुकने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, उसका कोई भी फ्लो नहीं टूटेगा, और जितना अच्छा आपका फ्लो और कॉन्टिन्यूटी रहेगी, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। सो आई होप ये जो कंजंक्शन लाइंस का आपको मैं रोज़ बताता हूँ कि कैसे आप अच्छे तरीके से अपने फ्लो और कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंजंक्शन लाइंस, तो ये आपने मेरे से सीखना है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि ड्यू टू देयर कल्चरल आइसोलेशन और बदलते टाइम के हिसाब से कुछ इश्यूज हैं जो कि ट्राइबल्स की ज़िंदगी से जुड़े हुए बाहर आ रहे हैं। ये हो गई हमारी एक कंजंक्शन लाइन। ये आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ्स या टॉपिक्स चेंज कर रहे हैं, या इंट्रोडक्शन टू बॉडी या बॉडी से कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप ऐसे लाइंस को लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपकी फ्लो और कॉन्टिन्यूटी बढ़ेगी।
तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसकी प्रेजेंटेशन की बात करूँ आपके आंसर की, तो देखिए हमने पॉइंट वाइज इसको डिस्कस किया है। सबसे पहले सोशल इश्यूज, सेकंड पॉइंट पे एनवायरमेंटल इश्यूज, फिर इकोनॉमिक इश्यूज, फिर कल्चरल इश्यूज। इससे क्या होगा कि आपके आंसर में ऑब्जेक्टिविटी आएगी। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जितने आपके आंसर में ऑब्जेक्टिविटी होगी, जितना आपका आंसर टू द पॉइंट होगा, सब्जेक्टिविटी से दूर होगा, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्टिविटी से चलेंगे, उतना ज़्यादा आपको जो एग्जामिनर है वो आपकी बात को चुटला नहीं सकेगा और उसको वो नंबर नहीं काट सकेगा, क्योंकि ये सेट पैटर्न्स बने हुए हैं कि इस तरीके से हम आंसर्स लिख सकते हैं। सब्जेक्टिविटी अगर मैं बात करूं, जहां पर आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखेंगे, जब भी आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखेंगे, दे आर डबल एज सॉर्ड्स, डबल एज सॉर्ड। या तो आपको वहां पर बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर आपकी बातों से इतना खुश होगा, आपकी सब्जेक्टिव बातों से, कि या तो वो आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा या फिर आपके बहुत ज़्यादा नंबर डिडक्ट कर लेगा अगर वो आपकी बात से सहमत नहीं है। पर जब भी आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को लिखेंगे, तब क्योंकि एग्जामिनर आपकी बात को चुटला नहीं सकता, तो आपको नंबर देने ही पड़ेंगे। तो आपने कोशिश करना है कि आप जितने ऑब्जेक्टिव आंसर्स लिख सकें, उतने आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और स्ट्रक्चर भी आपका इसी तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इश्यूज के बारे में। उसमें सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा हेल्थ। तो ये देखिए, हमने इस जो फ्रेम किया है स्ट्रक्चर, वो किस हिसाब से किया है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट दे दिया सोशल इश्यूज, उसके अंदर हमने 3 सब हेडिंग्स दे दिए। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इतना नीट एंड क्लीन होगा, तो उसके भी आपको नंबर 1/4 या उसका आधा नंबर आपको अपने सिर्फ नीटनेस का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कि कितने अच्छी तरह से आपने अपने कंटेंट पॉइंट्स को लिखा है, उनको स्ट्रक्चर के अंदर फ्रेम किया है। जितना इजी रहेगा एग्जामिनर को आपका आंसर चेक करना, आपके आंसर को समझना, आपके आंसर को पढ़ना, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। और ये मैं बातें आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि तीन सालों से यहाँ पर स्लीपी क्लासेस में मैं आंसर्स ही चेक कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है एक आंसर चेकर की। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का आंसर मेरे को पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, या फिर बहुत मेरे को डिफ़िकल्टी आ रही है, मेरे को अपना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उसमें पुट इन कर रहा है, किसकी अगर हैंड राइटिंग साफ़ नहीं नहीं है, या उसके पॉइंट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, तो ये भी सब आंसर राइटिंग में काउंट होता है, जो और जगह नहीं बताया जाता। आंसर राइटिंग पूरी एक स्किल है जो कि साइकोलॉजी से डेवलप होती है, कि आप अगर समझने लग जाए कि हाउ कैन आई राइट बेटर आंसर्स। ज़्यादातर जगह पर सिर्फ वहाँ पर कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है, और यही कारण है कि अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा भी है, तब भी आपके मेंस के आंसर्स में बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं आएंगे। पर जब आप तीनों चीज़ों को सीख जाएंगे, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और कंटेंट को, तब आपके कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स आप लिख पाएंगे और आपके उतने ही ज़्यादा नंबर्स आएंगे। तो आपने मेरे से जो रोज सीखना है वो ये भी है कि हमने स्ट्रक्चर में अपने आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है, पॉइंट्स हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर किसी और तरीके से लिखता तो उसमें इतनी नीटनेस और क्लीन नहीं होता वो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी आंसर राइटिंग का। आज का मेरा ज़्यादा जोर आपको इन्हीं चीज़ों पे लग रहा है कि आप स्ट्रक्चर को, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मेरा सच मानिए कि जब आप स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन को सीख जाएंगे, तो कंटेंट आपके पास है। ये जो भी मैं रोज़ आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ आंसर्स के ज़रिए, वो आपने पढ़ा हुआ है, बस आपने उसको फिट इन करना सीखना है। तो आपने कभी भी कंटेंट की दिक्कत या उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप। तो सबसे पहले अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें, तो उसमें हम सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे कि क्योंकि ट्राइबल्स सस्टेनेंस उनकी आइसोलेशन में होती है, वो बाहर वाले लोगों से ज़्यादा मिलजुल करना पसंद नहीं करते। उसके साथ साथ उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हुआ पड़ा है, और वो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। देयरफॉर दे फेस हाई रिस्क ऑफ डिसीजेज। अब देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट में एक कमी है। वो कमी क्या है? जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसके साथ आपको एक डाटा या रेलेवेंट फैक्ट उसके साथ देना होता है, ताकि आपके पॉइंट का एक बैकिंग आ जाए कि जो भी आप बात कर रहे हैं उसके लिए एक डाटा प्रेजेंट है दुनिया में। पॉइंट का रेलेवेंस आ जाता है जब भी आप कोई डाटा या फिर फैक्ट इस आंसर के साथ दे सकते हैं। अगर आप अभी भी नेट पे सर्च करेंगे कि मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो डिसीजेज हैं, कैंसर की डिसीजेज हैं या फिर अस्थमा की डिसीजेज हैं, वो सबसे ज़्यादा
ट्राइबल्स में होती हैं। आप इसके साथ कोई भी एक डाटा फैक्ट पॉइंट डाल देंगे इस पॉइंट के साथ, तो आपके आंसर पॉइंट को रेलेवेंस मिल जाएगी और आपको 1/4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है, यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट्स को हाफ छोड़ता हूँ या मैं कहता हूँ यहाँ पर कमी है, वो इसलिए छोड़ता हूँ कि क्या आपको पढ़ के ये अंदाज़ा लगना शुरू हो जाए कि हम इस पॉइंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके साथ हम कौन से डाटा को मेंशन कर सकते हैं। कोई आपने डाटा ढूंढ के हमारे इस पॉइंट के साथ जोड़ना है, ताकि आप हमारे साथ मेहनत करते चलें और आपकी भी इम्प्रूवमेंट होती रहे। उसके बाद अगर हम पॉवर्टी की बात करें, कि देखा गया है कि ट्राइबल्स में हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है। ऑल्दो पॉवर्टी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लीजिए उनके पास पैसा कम है पर वो खुश हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। पर अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी की बात करें, कि क्योंकि देखा गया है कि उनके पास पॉवर्टी की बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है, जिसकी वजह से वो सोशल इल्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो शहारिया ट्राइब है, जो कि मध्य प्रदेश की है, दे पुश देयर गर्ल्स इनटू फ्लैश ट्रेड या फिर प्रोस्टिट्यूशन। तो देखिए, हमने ऊपर बात की और उसके साथ ही उसका एग्जाम्पल दे दिया, जिससे क्या हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक फैक्ट मौजूद है हमारी दुनिया में। और जब भी आप इतने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका आंसर चेक कर रहा है, वो आपकी बात को छुटला नहीं सकेगा। मान लीजिए वो इस पॉइंट से असहमत हो, वो कहे ऐसा तो होता ही नहीं है, पर आपने अपने पॉइंट के साथ उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया, तो वो क्या होगा, वो सहमत हो जाएगा आपकी बात के साथ कि जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए कोई डाटा, उसके लिए कोई एग्जाम्पल है हमारी दुनिया में। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पॉइंट्स फुल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। ये मत भूलिएगा कि आपने यहाँ पर मेरे को एक डाटा फैक्ट बताना है जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत फेस करना पड़ता है हमारे को, जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनको, ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिव कल्चर। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद अगर हम एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो कि ट्राइबल्स को फेस करने पड़ते हैं, तो सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज। जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन चल रही है। उसके साथ फॉरेस्ट फायर्स की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ट्राइबल ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज ने उनकी लाइफ्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि जो मालधारी ट्राइब्स है, ये गुजरात के ट्राइब है, तो ये जो मालधारी ट्राइब है, दे आर लिविंग देयर बानी ग्रासलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये बात हो गई जो हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा, और उसके साथ ही हमने एक एग्जांपल दे दिया जिससे हमको यहाँ पर भी 1/4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती जा रही है बाय माइनिंग एक्टिविटीज, और इसके साथ भी हमने इनकी एग्जांपल दी। एग्जांपल जो चेंचूस ट्राइब है, आपने बताना है ये किस स्टेट को बिलोंग करती है। जैसे मैंने ऊपर हर पॉइंट में बताया कि ये ट्राइब इस स्टेट को बिलोंग करती है। सो दे आर फेसिंग डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूरेनियम माइनिंग एंड इट्स रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट में हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए और उसके दोनों के साथ हमने एग्जांपल्स दी। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में, कि जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में जो भी डैम्स लगाए जाते हैं, जो भी बड़े मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, उसकी वजह से जो भी रिवर्स के आसपास जो भी आदिवासी रहते हैं या भी स्लम्स बनाए जाते हैं, उनको काफ़ी डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अभी जैसे नर्मदा डैम प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके टाइम पे भी ये चीज़ें बहुत न्यूज़ में थी। तो उसी के चलते कि दे फेस फोर्स डिस्प्लेसमेंट फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इसके साथ भी हमने एग्जांपल दी। एग्जांपल ऑन गोइंग एक्सपल्शन ऑफ कोदार ट्राइब फॉर डैम प्रोजेक्ट एट अथीरापल्ली। सो आई होप आपको अब ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने अपने पॉइंट्स को किस तरह से लिखना है और उसके साथ एक एग्जाम्पल देते चलना है। हमने इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। ज़्यादातर बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि वो अपने पॉइंट को लिखते हैं, उसको ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, कि उसको उनका मन होता है कि मैं उस पॉइंट के बारे में सब बता दूं। पर आपने एग्जामिनर को बस एक अंदेशा देना है कि हाँ ये चीज़ है, उसका ये एग्जाम्पल है। जब भी आप ओवर एक्सप्लेन करेंगे, सो यू आर क्रॉसिंग योर वर्ड लिमिट, जिससे क्या होगा कि आपके नंबर्स डिडक्ट होंगे। एग्जामिनर को इतना पता है कि अगर आप उसको एक राह दिखा देंगे कि इस पे चल के आपका आंसर आ जाएगा, तो आपने ओवर एक्सप्लेन कभी भी नहीं करना। आपका जो एग्जामिनर है, चेकर है, उसको इतना पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं अगर आप सही बात कर रहे हैं।
तो उसके बाद अगर हम बात करें कि डिसओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल्स। जैसे आपको पता है कि एफआरए एक्ट आने के बाद से उसके बाद काफ़ी सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स का ट्राइबल्स का लाइवलीहुड था उस पर काफ़ी खतरा आ गया था। उसके बाद से बहुत बैकलैश भी चल रहा है एफआरए आने के बाद से, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आने के बाद से। तो वो भी यहाँ पर आप एज अ एग्जाम्पल डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम कल्चरल इश्यूज की बात करें कि एक देखा गया है कि कल्चरल डिस्टर्बेंसेस होती जा रही हैं कि काफ़ी सारे लोग अपने रिसर्च वर्क के लिए, अपने टूरिज्म की नीड्स के लिए या फिर मिशनरी प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम में एक ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी था जो कि अंडमान के आइलैंड पे गया था कि वहाँ पर जाके वो क्रिश्चियनिटी को वो क्या करेगा, क्या कहते हैं कि वो फैलाएगा क्रिश्चियनिटी को। उसी के चलते उसकी डेथ कर दी गई थी, उसको मर्डर कर दिया गया था बिकॉज दे डू नॉट लाइक द इंटरफेरेंस ऑफ आउटर पीपल। और उसी के चलते ये देखा गया है कि आज के टाइम में कल्चरल डिस्टर्बेंसेस बढ़ती जा रही हैं हमारे और ट्राइबल्स के बीच में। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल द सेंटिनल्स ऑफ अंडमान, यही वो ट्राइब है जिसने मर्डर किया था। तो आप देखिए यहाँ पर हमने 4 टॉपिक्स में सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज को हेडिंग बना के उसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके अंदर अपने पॉइंट्स को डिस्कस किया है। सो आई होप अब आपको ये आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि हम अपने आंसर्स को किस तरीके से फ्रेम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन कौन से मेजर्स हैं, हम यहाँ पर लिख लें हैं। यहाँ पे आपने जो ध्यान देना है वो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेशन से समझिए इस पार्ट को कि हम अब अपने इश्यूज के पार्ट से अपने बॉडी मेजर्स के पार्ट की तरफ कैसे मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर एक तो हम सीधा ये लिख सकते थे कि इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इश्यूज द मेजर्स विच कैन बी टेकन आर, कि हम क्या बात कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इश्यूज द मेजर्स विच कैन बी टेकन आर, या तो हम ये लाइन लिख देते, पर हमने क्या लाइन लिखी है कि सम ऑफ द मेजर्स टू डील विद दीज ट्राइबल इश्यूज which have also been suggested by Zaza committee are as follows। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ मेजर्स जो हम ले सकते हैं इन ट्राइबल के इश्यूज को सुधारने के लिए, एंड दे हैव आल्सो बीन सजेस्टेड बाय जाजा कमेटी। तो जब भी आप अपनी बात के पीछे किसी चीज़ का रेलेवेंस, किसी चीज़ का बैकअप रख देंगे, क्योंकि ये कमेटी गवर्नमेंट फॉर्म कमेटी है, तो जो भी आप नीचे पॉइंट्स लिखेंगे तो आप एग्जामिनर को आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप सब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, अपने मन से कुछ चीज़ें बना के नहीं लिख रहे, बल्कि आप ऑब्जेक्टिविटी से आंसर लिख रहे हैं। जो सजेशंस किसी कमेटी के द्वारा दी गई हैं आप उन्हीं को बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी कंजक्शन लाइन को फ्रेम करना है। जब भी आपके पॉइंट्स के पीछे कोई रेलेवेंस होगा, कोई बैकअप होगा, आपके बहुत नंबर आएंगे, उन बच्चों से बहुत ज़्यादा आएंगे जिनकी पॉइंट्स के पीछे एग्जाम्पल्स नहीं होंगे और बैकअप नहीं होगा। सो आई होप आप तक ये आइडिया मेरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने अपनी नॉर्मल लाइंस को फ्रेम करना है ताकि आपको हर जगह 1/4 नंबर एक्स्ट्रा मिले। और अगर मान लीजिए आपको हर आंसर में 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और टोटल 4 पेपरों में मिला के GS 1 2 3 4 80 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, और मान लीजिए 80 में से आपको अगर 50 आंसर्स में भी 1-1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपको ओवरऑल आपके मेरिट में 50 नंबर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कभी मेरिट लिस्ट देखी हो तो एक एक नंबर पे एटलीस्ट 4-5 लोग बैठे होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 50 नंबर लेके आ रहे हैं तो सीधा आपका जो रैंक है वो 200-300 पॉइंट जम कर जाएगा। इसीलिए मैं आप पे इतना जोर डाल रहा हूं कि आपको आंसर राइटिंग क्यों सीखनी चाहिए और क्यों प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज सीखनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं भी आंसर राइटिंग करने लग गए और आपको यही अंदेशा नहीं है कि आंसर्स को लिखना कैसे है। सो यही हम सारा कुछ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स में सिखाते हैं। तो उसमें हम बात करें तो अगर फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी बच्चे ने अगर ये आज हमारा लेक्चर पहली बार देखा है, ये हमारा डॉ 17th लेक्चर है, आप डॉ 1 से देखना शुरू कीजिए। 1 अप्रैल को ये शुरू हुआ था। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट बाय दिस इनिशिएटिव। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमने जो सजेशन दिया है वो ये है कि जो उनका लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साथ में एग्जांपल दी थी कि जैसे नीलगिरी की जो तमिलनाडु में टोडा कम्युनिटी है, दे हैव बीन यूजिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेंस।
तो यहाँ पर हमने पॉइंट दिया, साथ में बैकअप अपना इफेक्ट दे दिया। फिर बात कर रहे हैं कि जनरल पॉइंट है ये कि डेवलपिंग हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लोकल एथोज, ये नॉर्मल पॉइंट है। इसमें इसके साथ अगर आप अपना एग्जांपल नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो ट्राइफेड है, जो कि ट्राइबल्स के लिए एक बॉडी बनाई गई है, एफर्ट्स ऑफ ट्राइफेड लाइक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव एग्जांपल टाइंग अप विद अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट फॉर मार्केट एक्सेस। और इसके साथ साथ हमने एक स्कीम की भी बात कर ली कि जो पीएम वंदन योजना है, दे हैव बीन trying to institutionalize production of small enterprises। यहाँ पर हमने कौन सी बात की कि जो खतकरी ट्राइब है, ये भी गुजरात की ट्राइब है, सॉरी महाराष्ट्र की ट्राइब है, पार्डन मी, कि खतकरी ट्राइब जो महाराष्ट्र की है वो दे हैव बीन मेकिंग एफर्ट्स कि वो उनका जो लोकल प्रोडक्ट है गिलॉय, आई होप आपने ये सुना होगा, काफ़ी कॉमन यूज़ में रहता है ये उनका लोकल प्रोडक्ट है गिलॉय, ये उन पर काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं कि इसको वो इकोनॉमिकली भी बेच सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने मेजर्स में दिए, 3 पॉइंट्स ही दिए हैं, पर आपके वो पॉइंट्स इफेक्टिव होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिख दें पर उसके साथ आपके एग्जांपल्स नहीं हैं, उसके साथ आपने रेलेवेंट डाटा फैक्ट्स नहीं दिए, तो वो आपके 6 पॉइंट्स इन 3 पॉइंट्स के आगे हार जाएंगे। पर जब आप थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे पर इफेक्टिव लिखेंगे, फुल ऑफ डाटा फैक्ट्स लिखेंगे, तो आप विद इन द वर्ड लिमिट्स अपने आंसर्स को कंप्लीट करने लग जाएंगे। और यही करना होता है अगर आपने पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये हम रोज यही करते हैं कि रोज एक आंसर को पकड़ते हैं, उसको इन डिटेल पूरे डेप्थ में डिस्कस करते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि आपको सिर्फ वो एक आंसर ना आए बल्कि आपको रोज आंसर राइटिंग आए कि आंसर्स लिखने कैसे हैं। सो इन केस अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, क्योंकि इसी से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है ताकि हम आपके लिए और हार्डवर्क कर सकें। उसके बाद हम कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, जस्ट अ सेकेंड, सो अभी पेंसिल चल नहीं रही, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि लास्ट में हम पंचशील मॉडल के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा पंचशील मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था, विच अलाउड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड ऑफ ट्राइबल, कि जो भी उनकी लोकल नीड है उसी हिसाब से हमको अपनी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को चलाना है। सो वो आज के टाइम में हमको अपनाना चाहिए एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल। सो आई होप आपको ये जो कंक्लूडिंग लाइन है इसका अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो पंचशील मॉडल है जो हमारे पास पहले था, उसी तरीके से वो काफ़ी अच्छा मॉडल था कि वो आइसोलेशन में रह के हम उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट कर सकते थे और उनको कोई कल्चरल डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो उसी को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और इसी हिसाब से हमको ये पंचशील मॉडल लगाना चाहिए, विच विल एंश्योर इंक्लूसिव एंड इन इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल। सो आई होप आप आज का ये जो हमारा आंसर था, काफ़ी डिटेल में आंसर था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया मैंने ताकि आपको ये पूरा आंसर समझ आए, इसके साथ हमारी आंसर राइटिंग समझ आए कि किस तरीके से हमको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। सो क्योंकि आगे तो हमारे लाइव लेक्चर्स होते थे तो आप अपने लाइव डाउट्स को, क्वेरीज को साथ में पूछते रहते थे, पर क्योंकि जब भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे तो आप क्या करना कि जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, उनको कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं विद द टाइम कोशिश करूंगा कि साथ साथ में ही उन डाउट्स को, क्वेरीज को रिजॉल्व करता चलूं ताकि आपको एक अच्छा आंसर राइटिंग इस इनिशिएटिव का बेनिफिट मिल सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।